भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म 2012 में अनाउंस हुई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की एक फिल्म है जिसका नाम है रंग दे बसंती। जो फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक जितने भी यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको रंग दे बसंती जैसी फिल्म को परस्यू करना चाहिए, रंग दे बसंती जैसी फिल्म को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यंग फिल्म मेकर्स को ये डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि रंग दे बसंती जिस यूनिवर्स की फिल्म है उस यूनिवर्स में एक और वैसी फिल्म बनाने की कोशिश होनी चाहिए यंग फिल्म मेकर्स की, लेकिन जनरली वो होता नहीं है। रंग दे बसंती फिल्म मुझे बहुत पसंद है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। उसके बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एक फिल्म बनाया था जिसका नाम था दिल्ली सिक्स। रंग दे बसंती जितनी अच्छी फिल्म है उतनी ही खराब फिल्म है दिल्ली सिक्स। और दिल्ली सिक्स के बाद 2012 में अनाउंस किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग फिल्म को। इस फिल्म को पहले आमिर खान के पास लेके गया गया था। आमिर खान को रिक्वेस्ट किया गया था कि वो लीड रोल प्ले करें। आमिर खान ने मना कर दिया था। फिर ये फिल्म गई थी ऋतिक रोशन के पास, ऋतिक रोशन ने मना कर दिया था। उसके बाद अक्षय कुमार इस फिल्म को करने वाले थे। डेट्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर अक्षय कुमार ने एक दूसरे फिल्म को चूज किया और वो भाग मिल्खा भाग नहीं कर पाए थे। बाद में अक्षय कुमार ने रिग्रेट भी जताया, उन्होंने कहा कि उनको दुख है कि वो भाग मिल्खा भाग जैसी कमाल की फिल्म नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिल्म में फरहान अख्तर को लिया गया। अकॉर्डिंग टू मी फरहान अख्तर इज नॉट मेड फॉर हिंदी फिल्म्स। वो हिंदी फिल्म्स में हीरो बनने के लिए, हीरो प्ले करने के लिए नहीं बने हुए हैं मेरे हिसाब से। और उनको लिया गया था भाग मिल्खा भाग फिल्म में। और आई वॉज अप्रेंसिव अबाउट द प्रोजेक्ट। आई वॉज अप्रेंसिव अबाउट द प्रोजेक्ट। उसकी वजह यह थी यार कि भाग मिल्खा भाग कहानी थी मिल्खा सिंह की। और मिल्खा सिंह को लोग जानते हैं कि 1960 में जो रोम ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो 400 मीटर की रेस थी उसमें मिल्खा सिंह जी उस रेस को लीड कर रहे थे। देन उन्होंने पलट के देखा था और वो रेस में फोर्थ आ गए थे। इस वजह से लोग मिल्खा सिंह को जानते हैं। इस वजह से लोग मिल्खा सिंह को जानते हैं। ऑफ कोर्स मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में मल्टीपल मेडल्स जीते होंगे। बट हकीकत यह है यार कि किसी को नहीं पता होता कि एशियन गेम्स में किसने क्या किया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने क्या किया है। लोगों को पता होता है कि ओलंपिक्स में आपने क्या किया है। और मिल्खा सिंह जी फेमस हो गए थे, ही वॉज इन फेमस फॉर कमिंग फोर्थ इन द 1960 रोम ओलंपिक्स 400 मीटर की रेस में। और बताया जाता है, लेजेंड ये है कि वो रेस को लीड कर रहे थे, उन्होंने पलट के देखा और वो फोर्थ आ गए थे, राइट। इस वजह से मिल्खा सिंह जाने जाते थे। मुझे पर्सनली ऐसे लगा यार कि मिल्खा सिंह जी जो उस तरह से ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं कर पाए थे, उनकी जीवनी आप बनाओगे, आप क्या दिखाओगे भाई? आप क्या सिनेमैटिक हाई दिखाओगे? आप सिनेमैटिक हाई दिखाओगे कि एशियन गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं। तमाम लोगों ने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हुए हैं। इट्स अबाउट द ओलंपिक्स, इट्स अबाउट द ओलंपिक्स। और ऑलरेडी दुनिया ये जानती है कि मिल्खा सिंह रेस में पलट के देख गए थे पीछे 1960 रोम में। तो कैसे वो कहानी को इस वे में आप बताओगे कि लोग एकदम जज्बाती हो जाएंगे, इमोशन जाग जाएगा एंड ऑल दैट। इन चीजों को लेकर के मैं अप्रीहेंसिव था अबाउट द फिल्म। एंड आई डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा भाग मिल्खा भाग बना रहे हैं आफ्टर द डिबैकल ऑफ दिल्ली सिक्स। बिकॉज हकीकत ये है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि किसी भी डायरेक्टर ने दो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म बनाई तो उस डायरेक्टर का तीसरी फिल्म बना पाना बहुत मुश्किल होता है। जनरली ऐसे डायरेक्टर्स का तीसरी फिल्म बना पाना बहुत मुश्किल होता है जिनकी पिछली दो फिल्में फ्लॉप रहे, फिर वो डायरेक्टर थर्ड फिल्म बना पाए। ये जनरली बहुत मुश्किल होता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थी। दिल्ली सिक्स बहुत खराब फिल्म थी। आई फेल्ट एंड आई न्यू कि भाग मिल्खा भाग ना अच्छी बनेगी ना चलेगी, राइट। आई वॉज 100% श्योर कि भाग मिल्खा भाग ना अच्छी बनेगी ना चलेगी, राइट। उसके बाद 2013 जुलाई में भाग मिल्खा भाग के रशेज आए। भाग मिल्खा भाग जुलाई 2013 में इनफैक्ट रिलीज हुई थी। मई जून में उसके रशेज आए थे, गाने वगैरह आए थे। शंकर एहसान लॉय का ग्रेट म्यूजिक, फिल्म के रशेज आए, ट्रेलर आया, गाने वगैरह आए, ग्लिम्सेस वगैरह आए। मेरा माइंड चेंज हुआ। एंड देन जब मैंने उस फिल्म को देखा तब देयर वाज एग ऑन माय फेस। आई रियलाइज्ड कि यार ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था मेरे लिए कि जब तक आप किसी फिल्म को देख नहीं लेते हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो फिल्म अच्छी है या वो फिल्म बुरी है। बिना किसी फिल्म को देखे आप ये नहीं कह सकते हो कि वो फिल्म अच्छी है या वो फिल्म बुरी है। और भाग मिल्खा भाग को लेकर के मैं पूरी तरह से गलत था। भाग मिल्खा भाग को लेकर के मैं पूरी तरह से गलत था। आई वाज लाइक कि बायोपिक वैसे भी इंडिया में कभी अच्छी बनी नहीं थी। भाग मिल्खा भाग के पॉइंट इन टाइम तक और भाग मिल्खा भाग से लेकर के आज तक हिंदुस्तान में बायोपिक्स कभी भी अच्छे से नहीं बनी है।
किसी फिल्म मेकर ने, किसी भी इंडस्ट्री ने बायोपिक्स को क्रैक नहीं किया है, बायोपिक्स अच्छी नहीं बनी है। आई वाज एप्रीहेंसिव कि भाई एक तो मिल्खा सिंह पे आप फिल्म बना रहे हो, ऊपर से आप बायोपिक बना रहे हो। राकेश ओम प्रकाश मेहरा को जो हीरो चाहिए हीरो भी नहीं मिल रहा, फरहान अख्तर हीरो भी नहीं है, और मिल्खा सिंह इनफेमस है 1960 में रोम ओलंपिक्स में फोर्थ आने के लिए, कैसे अच्छी फिल्म बन पाएगी एंड ऑल दैट, ये मेरे मन में था। लेकिन जब मैंने फिल्म देखा आई रियलाइज कि यार जब तक आप फिल्म नहीं देख लेते आप नहीं कह सकते कि कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी फिल्म बुरी है। भाग मिल्खा भाग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ द 21st सेंचुरी। वर्ल्ड की जो 3 बेस्ट बायोपिक्स हैं उसमें से बाकी 2 कौन है मुझे नहीं पता, बट एक भाग मिल्खा भाग है। वर्ल्ड की 3 बेस्ट बायोपिक्स में एक भाग मिल्खा भाग है। द फिल्म इज फिल्ड विद ब्यूटीफुल मोमेंट्स, द फिल्म इज फिल्ड विद ब्यूटीफुल सीन्स, स्पेशली उसका वो जो सीन है जहां पे वो ब्लेजर पहन के फरहान अख्तर अपनी बहन से मिलने आते हैं, इंडिया का ब्लेजर पहन के, और अपनी बहन के हाथ वो कोट के पॉकेट में डलवाते हैं और वो जो झुमका निकलता है, आहा आहा यार क्या कमाल का सीन है, क्या कमाल की थिंकिंग है राइटर्स की जिन्होंने उस सीन को एनविजन किया है। वो वाला सीन शेर सिंह राणा को हराने वाला, राइट, तू शेर सिंह राणा को हराएगा, वो गोली की तरह निकलता है, राइट, एंड फरहान अख्तर गोज, मिल्खा सिंह गोज आहो। द फिल्म इज फिल्ड विद ब्यूटीफुल मोमेंट्स, उसका वो यादगार क्लाइमैक्स, म्यूजिक फिल्म का, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ द 21st सेंचुरी, द बेस्ट बायोपिक एवर मेड इन इंडिया, द बेस्ट बायोपिक एवर मेड इन इंडिया, राइट। और मैंने यही रियलाइज किया कि जब तक आप फिल्म नहीं देख लेते आप नहीं कह सकते कि कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी फिल्म बुरी है। ये मैंने आपको चेनाब की रागी की सारी कहानी बताई, उसकी वजह ये है कि यार एक फिल्म अनाउंस हुई है जिसका नाम है, नाम तो नहीं है उस फिल्म का, बट वो फिल्म है दादा साहब फाल्के की बायोपिक, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, और उसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसको प्ले करने वाले हैं आमिर खान, राइट। दादा साहब फाल्के की बायोपिक डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी, प्रिंसिपल कैरेक्टर आमिर खान प्ले करेंगे दादा साहब फाल्के का। आई थिंक एक तेलुगु फिल्म भी अनाउंस हुई थी, और क्योंकि तेलुगु फिल्म अनाउंस हुई है दादा साहब फाल्के को लेकर के, तो अचानक से ये अनाउंसमेंट आ गया कि राजकुमार हिरानी और आमिर खान फिर से साथ आने वाले हैं, और राजकुमार हिरानी और आमिर खान ने हिस्ट्री क्रिएट की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। नाउ लुक यार, हियर्स द थिंग विद दादा साहब फाल्के एंड हिज बायोपिक, राइट। जितना एप्रीहेंसिव मैं भाग मिल्खा भाग को लेकर के था, उससे मिलियन टाइम ज्यादा एप्रीहेंसिव मैं इस बायोपिक को लेकर के हूं। उसकी वजह यह है कि दादा साहब फाल्के कौन है। दादा साहब फाल्के एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हिंदुस्तान की फर्स्ट फीचर फिल्म बनाई थी। उन्होंने हिंदुस्तान की फर्स्ट फीचर फिल्म बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिकॉग्नाइज करती है एज द पर्सन टू मेक इंडिया फर्स्ट फीचर फिल्म। और भी लोग रहे होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की सेकंड फीचर फिल्म बनाई होगी, थर्ड फीचर फिल्म बनाई होगी, फोर्थ फीचर फिल्म बनाई होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है, उन लोगों को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है, राइट। इट्स अबाउट द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। दादा साहब फाल्के इज द फर्स्ट पर्सन ऑफिशियली टू मेक इंडिया फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म। बट हकीकत यह है कि दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म्स बनाई हैं वो फिल्म्स ने कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली उन फिल्म्स ने कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया है। दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म्स बनाई हैं वो सारी फिल्म्स माइथोलॉजिकल फिल्म्स थी, सारी की सारी फिल्म्स माइथोलॉजिकल फिल्म्स थी। दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म्स बनाई है उसमें से सिर्फ एक फिल्म को आप हटा दो तो उसके अलावा जितनी भी उन्होंने फिल्म 55-60 फिल्में बनाई है सारी फिल्में साइलेंट फिल्में हैं, सारी फिल्में साइलेंट फिल्में हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे विजय आनंद एक डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने दौर में कुछ यादगार फिल्में बनाई, ऑफ कोर्स आज विजय आनंद की फिल्में कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं किसी को विजय आनंद की फिल्म दिखाऊं तो क्या वो आदमी उस फिल्म को एंजॉय करेगा? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। आज कोई मनमोहन देसाई की फिल्म नहीं देखेगा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं किसी को मनमोहन देसाई की फिल्म दिखाऊं तो क्या वो आदमी मनमोहन देसाई की फिल्म एंजॉय करेगा? एब्सोल्युटली यस। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं किसी को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म दिखाऊं तो क्या कोई आदमी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म एंजॉय करेगा? एब्सोल्युटली यस। बट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर दादा साहब फाल्के फिल्म्स, that does not hold true for दादा साहब फाल्के फिल्म्स। the fact of the matter is कि दादा साहब फाल्के की जो फिल्म्स थी वो साइलेंट फिल्म्स थी, वो साइलेंट फिल्म्स थी, वो फिल्म्स ऑब्सोलीट हो चुकी हैं पूरी तरह से, वो फिल्म्स पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। साइलेंट फिल्म्स का कभी भी कोई मार्केट नहीं रहा यार, कभी भी कोई मार्केट नहीं रहा। वो एक दौर था ह्यूमन हिस्ट्री में जहां पे लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था, नया नया टेक्नोलॉजी आई थी, बड़े पर्दे पे लोग नाटक करते हुए दिखाए जाते थे तो लोग चले जाते थे, लेकिन साइलेंट फिल्म्स का कभी भी दौर नहीं बना, कभी भी साइलेंट फिल्म्स का दौर नहीं बना। जैसे ही टॉकीज फिल्म्स आना शुरू हुई दादा साहब फाल्के इररिलेवेंट हो गए थे। ये अनफॉर्चुनेट है बट ये हकीकत है। दादा साहब फाल्के सिर्फ इसलिए यादगार हैं, उनके नाम पे अवार्ड रखा गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म, राइट। जो सेकंड लोग हैं, थर्ड लोग हैं, फोर्थ लोग हैं जिन्होंने फीचर फिल्म्स बनाई उनको कोई याद नहीं करता, उनकी फिल्म्स भी उतनी ही ऑब्सोलीट थी क्योंकि वो फिल्म्स भी साइलेंट फिल्म्स थी, वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं टॉकीज फिल्म बनाने के लिए, राइट। तो दादा साहब फाल्के की क्या फिल्म्स इंपैक्टफुल थी,
क्या दादा साहब फाल्के एक रेलेवेंट फिल्म मेकर थे? क्या एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे जिन्होंने अपने फिल्म्स के थ्रू एक इंपैक्ट क्रिएट किया, एक ऑडियंस बनाई, सिनेमा को चेंज किया, ऑल दैट? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो यार। तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या दिखाई देता है राजकुमार हिरानी को और आमिर खान को। मुझे सच में नहीं पता कि वहां पे क्या दिखाई देता है राजकुमार हिरानी को और आमिर खान को। बट हकीकत ये है यार कि ये बॉलीवुड है। ये बॉलीवुड है जहां पे नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग कलम से लिख करके पूर्ण विराम लगा देते हैं और कलम को रख देते हैं। वहां से ये लोग कलम को उठाते हैं और पूर्ण विराम के आगे लिखना शुरू करते हैं। राइट, वहां से ये लोग लिखना शुरू करते हैं। बॉलीवुड में कुछ बेस्ट माइंड्स हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। राजकुमार हिरानी इज अ ब्रिलियंट माइंड, आमिर खान इज अ ब्रिलियंट माइंड। तो अगर वो लोग कंबाइन कर रहे हैं एक ऐसी बायोपिक पे, तो ऑफकोर्स उनको कुछ वहां पे दिखाई दिया होगा। और बताया ये जा रहा है कि इंडिया के फ्रीडम रेवोल्यूशन के आधार पे फिल्म बेस्ड एंड ऑल दैट, और बैकड्रॉप वही रहेगा एंड ऑल दैट। लेट्स सी किस तरह से इसको एक्सप्लोर किया जाता है। बट हकीकत ये है यार कि राजकुमार हिरानी ने जो बायोपिक फिल्म बनाई थी संजू, जो कि संजय दत्त की बायोपिक है, लोग कहते हैं उसमें व्हाइट वॉशिंग की गई है, दिस दैट। आपको व्हाइट वॉशिंग करना है, व्हाइट वॉशिंग करो। आप फिल्म एक अच्छी बनाओ, आप एक अच्छी फिल्म बनाओ। उसमें व्हाइट वॉशिंग हुई थी चाहे ब्लू वॉशिंग हुई थी, वो फिल्म अच्छी नहीं है। वो फिल्म अच्छी नहीं है संजू। कुछ लोगों को उस फिल्म से प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें व्हाइट वॉशिंग हुई थी। मुझे कोई लेना देना नहीं उसमें व्हाइट वॉशिंग हुई थी ब्लू वॉशिंग हुई थी। क्या वो फिल्म अच्छी थी? क्या वो फिल्म इंपैक्टफुल थी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अकॉर्डिंग टू मी, संजू इज द वीकेस्ट फिल्म ऑफ राजकुमार हिरानीज बायोपिक ऑफ फिल्मोग्राफी। एक बायोपिक बनाना हमेशा ही मुश्किल होता है यार। एक बायोपिक बनाना हमेशा ही मुश्किल होता है। दुनिया की कोई फिल्म इंडस्ट्री बायोपिक को क्रैक नहीं कर पाई है। दुनिया की कोई फिल्म इंडस्ट्री बायोपिक को क्रैक नहीं कर पाई है। अच्छी बायोपिक्स बनी है हॉलीवुड में, लेकिन क्या हॉलीवुड एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी, एज अ फिल्म इंडस्ट्री बायोपिक तो क्रैक कर पाई है? वो लोग डंके की चोट पे बायोपिक्स यादगार बना पाते हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। इट्स प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर ऑफ फिल्म्स। यहाँ पे आमिर खान और राजकुमार हिरानी का, जिन्होंने थ्री इडियट्स बनाया था, जिन्होंने पीके में कंबाइन किया था, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेट्स सी वो लोग क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट यार। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया, दादा साहब फाल्के की जो फिल्म्स हैं वो साइलेंट फिल्म्स हैं। वो साइलेंट फिल्म्स हैं। आज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लोगों को वो फिल्म दिखाया जाए, लोग साइलेंट फिल्म्स एंजॉय नहीं करेंगे। लोग साइलेंट फिल्म्स एंजॉय नहीं करेंगे। लोग विजय आनंद की फिल्म्स नहीं देखते हैं। लोग ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई की फिल्म्स नहीं देखते हैं। राज खोसला की फिल्म्स नहीं देखते हैं। आई एग्री, राइट? कमाल अमरोही की फिल्म्स नहीं देखेंगे लोग। बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या लोग पाकीज़ा को एंजॉय करेंगे? एब्सोल्युटली यस। एब्सोल्युटली यस। वीर शांताराम की झनक झनक पायलबाजी लोग एंजॉय करेंगे क्या आज हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर लोगों को दिखाया जाए? एब्सोल्युटली यस। बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर दादा साहब फाल्के फिल्म्स। दैट इज नॉट ट्रू फॉर दादा साहब फाल्के फिल्म्स। उनकी फिल्म्स क्या वो अपने काम के दम पे लोगों को याद है? द आंसर इज नो। क्या वो काम के दम पे लोगों पे अपनी जगह बना पाए थे? द आंसर इज नो। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक फीचर फिल्म्स, राइट? जिन्होंने फिल्म्स बनाई, प्रोड्यूस की, एक अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ऑल दैट। और वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्या उनका काम इतना यादगार है, इतना इंपैक्टफुल है? आमिर खान और राजकुमार हिरानी तो ये कहेंगे कि नहीं हमें उनकी फिल्म बहुत पसंद है एंड ऑल दैट, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं, तो वो तो ये कहेंगे ही। लेकिन साइलेंट फिल्म्स, आई डोंट थिंक यार 1940s के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं वो साइलेंट फिल्म्स एंजॉय करेंगे। पॉसिबल नहीं है। आप चार्ली चैपलिन की कितनी भी तारीफ कर लो, चार्ली चैपलिन की वो जो कॉमेडीज है जहां पे कोई डायलॉग नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई साउंड नहीं है, उसको क्या आप एंजॉय करोगे आज की डेट में? द आंसर इज नो यार। द आंसर इज नो। आप प्रिटेंड कर सकते हो, मुखौटा पहन सकते हो कि नहीं चार्ली चैपलिन की वो कॉमेडी मैंने बहुत एंजॉय की जिसमें साउंड नहीं था। आप मुखौटा पहन सकते हो, राइट, एलीट बनने के लिए, लेकिन आप एंजॉय नहीं करोगे यार। आप एंजॉय नहीं करोगे। 1940s, 1945, 1950 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जो आज के डेट में 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, क्या वो लोग ऐसा प्रोडक्ट एंजॉय करेंगे जिसमें साउंड नहीं है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। तो ऐसा ही हो सकता है कि भाई जैसे मिल्खा सिंह जी की कहानी थी भाग मिल्खा भाग में, राइट, उनकी पर्सनल ट्रॉमा, व्हाट ही वेंट थ्रू एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जो हमको झकझोर के रख देती है, क्योंकि ओलंपिक्स में तो वो मैजिक नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, राइट। उनकी पर्सनल लाइफ को जिसमें प्रोजेक्ट किया गया था और इमोशन तैयार हो गया था, वैसा ही कुछ होना चाहिए दादा साहब फाल्के की बायोपिक में। अदर देन दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनफॉर्चुनेटली दादा साहब फाल्के की जो फिल्म्स हैं, राजा हरिश्चंद्र फिल्म, क्या फिल्म एज अ फिल्म एंजॉय करते हो? द आंसर इज नो। मैंने वो फिल्म देखी है, 46 मिनट की फिल्म है। इट्स अ साइलेंट फिल्म। इट्स अ साइलेंट फिल्म एंड आई डिड नॉट एंजॉय द फिल्म। एंड आई डिड नॉट एंजॉय द फिल्म यार। इस ये हकीकत है, साइलेंट फिल्म्स का मार्केट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक ह्यूमन हिस्ट्री में आज के पॉइंट इन टाइम पे कोई आदमी होगा जो साइलेंट फिल्म्स को एंजॉय करता है। जब साइलेंट फिल्म्स आती थी उस वक्त भी लोग साइलेंट फिल्म्स को एंजॉय नहीं करते थे यार। लोग साइलेंट फिल्म्स को एंजॉय नहीं करते थे। लोग मदारियों का खेल देख लेते थे, लोग नाटक वगैरह देख लेते थे, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो फॉर्मेट था। फिल्म्स में, फिल्म टेक्नोलॉजी में उस वक्त साउंड का कॉन्सेप्ट नहीं था।
और इसलिए साइलेंट फिल्म्स उस तरह से इंपैक्ट क्रिएट कभी भी नहीं कर पाई थी। और जैसे ही ऑडियो आया, जैसे ही टॉकीज फिल्म्स आना शुरू हुई, साइलेंट फिल्म्स तुरंत बाहर हो गई। साइलेंट फिल्म्स तुरंत बाहर हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स तुरंत बाहर नहीं हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स तुरंत बाहर नहीं हुई थी जब कलर फिल्म्स आई थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स का फिर भी मार्केट था, फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स का मार्केट था, और धीरे 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 सब लोग कलर फिल्म्स में आ गए। लेकिन साइलेंट फिल्म्स के साथ ऐसा नहीं हुआ था। साइलेंट फिल्म्स के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ही टॉकीज फिल्म्स आई, साइलेंट फिल्म्स तुरंत बाहर हो गई थी। लोगों को साइलेंट फिल्म्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। लोग फॉर द सेक ऑफ इट देखते थे, राइट। और जैसे उनको एक अच्छा ऑल्टरनेट मिला, उन लोगों ने पूरी तरह से इसको डंप कर दिया, राइट। जैसे कि लैंडलाइन और मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के आने के बाद तुरंत लैंडलाइन बाहर नहीं हुआ था। आज भी आपको लैंडलाइन लोगों के घर में देखने को मिलता है, आज भी आपको लैंडलाइन लोगों के घर में देखने को मिलता है, राइट। लेकिन वो चीज साइलेंट फिल्म्स और टॉकीज फिल्म्स में नहीं था। जैसे ही टॉकीज फिल्म्स आई, लोग इतना तंग हो चुके थे साइलेंट फिल्म्स के कि लोगों ने उनको डंप कर दिया। तो आई डोंट थिंक कि दादा साहब फाल्के के मैजिक मटेरियल में वो मैजिक है, उनकी फिल्म्स में वो मैजिक है, हमको दिखा सके कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए, उस फिल्म को बनाने के लिए, फला करने के लिए, ढिमका करने के लिए ये तपस्या की। ऐसा ही हो सकता है कि यार उनकी कुछ पर्सनल लाइफ में हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया गया कि बायोपिक को बेस किया जाएगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे, तो वहां से ही कुछ इमोशन तैयार हो तो हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो मैजिक में मटेरियल है। जैसे साहिर साहब की अगर बायोपिक बने, मजरूह साहब की बायोपिक बने, तो उस मटेरियल को कवर किया जा सकता है कि उस मटेरियल को प्रिपेयर करने में उन लोगों ने क्या तपस्या की थी, राइट। लेकिन आई डोंट थिंक कि राजा हरीशचंद्र के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है दादा साहब फाल्के, उनके मटेरियल में वो बात है जिसको कवर किया जाए और इमोशन तैयार किया जाए, बिकॉज उस मटेरियल से तो वैसे ही कोई रिलेट नहीं करता। भाई किसी को नहीं पता है राजा हरीशचंद्र, सिर्फ लोगों को यही पता है कि इट वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। अदरवाइज लोगों ने देखा भी नहीं उस फिल्म को। मैंने देखा फॉर द सेक ऑफ इट, मैंने एंजॉय नहीं किया उस फिल्म को। और ना वो ऐसी फिल्म थी जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया कि दादा साहब फाल्के की और फिल्म्स को एक्सप्लोर करूं। और सारी फिल्म्स उनकी मैथोलॉजिकल फिल्म्स ही थी, राइट। सारी फिल्म साइलेंट फिल्म्स थी, 40 45 50 मिनट की फिल्म्स थी। तो आई डोंट नो यार कि क्या है वो मटेरियल जो राजकुमार हिरानी और आमिर खान को इतना फैसिनेट किया है कि वो बायोपिक बनाना चाहते हैं इनके ऊपर। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी ने एक बायोपिक अनाउंस की है दादा साहब फाल्के में। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है यार कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई मटेरियल हो, या मे बी उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किसी तरह से महात्मा गांधी और ऑल को इंस्पायर किया हो, वैसा कुछ हो सकता है। अब वो भी पर्दे पे प्रोजेक्ट हो, जैसा कि मिल्खा सिंह की बायोपिक में प्रोजेक्ट हुआ है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान में बायोपिक क्रैक नहीं हुई है, वर्ल्ड की किसी फिल्म इंडस्ट्री ने बायोपिक्स को आज तक क्रैक नहीं किया है। सो ये मुश्किल ही होगा कि एक यादगार बायोपिक बन जाएगी। बट लेट्स सी यार, होपिंग अगेंस्ट होप, लेट्स सी। ऑल द बेस्ट टू द मेकर्स, ऑल द बेस्ट टू द मेकर्स, राइट। राजकुमार हिरानी की फिल्म्स का लेवल गिरा है यार। थ्री इडियट्स के बाद, थ्री इडियट्स उनका पीक है। हम सब जानते हैं कि हिरानी थ्री इडियट्स से ज्यादा अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे। देन पीके, देन संजू, देन डंकी, सिमिलर लेवल। लेट्स सी कि वो कितना रिबाउंड करते हैं 60+, राइट। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि 60 के बाद क्रिएटिव लोग अपना बेस्ट काम नहीं करते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आई होप कि मैं गलत हूं, बट ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। एंड आमिर खान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही इज आल्सो 60+। तो आई डोंट नो यार कि कितने एक्टर्स और कितने फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने 60 के बाद अपना बेस्ट मटेरियल दुनिया को दिया है आर्टिस्टिक फील्ड में। सो लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। बट ऑल द बेस्ट टू राजकुमार हिरानी, ऑल द बेस्ट टू आमिर खान यार। दे आर द बेस्ट माइंड्स ऑफ बॉलीवुड, नो डाउट अबाउट इट। और उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया विद थ्री इडियट्स एंड विद पीके। सो लेट्स सी कि इस बार वो क्या कुक करते हैं, राइट। चलो मिलते हैं, चलो बाय।